शुरुआत होती है और हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि साथ में खेल रहे होते हैं। वहाँ पर वो लड़की उस लड़के को कहानी सुना रही होती है और उसके पास में एक फॉक्स वाली डॉल भी होती है और वो दोनों ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी की आँख खुलती है। हम देखते हैं कि वो अपने डॉक्टर के पास में होता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि उसने अभी क्या देखा, तो वो बताता है कि उसने क्या क्या देखा। डॉक्टर जब उससे पूछती है कि उसे कैसा महसूस हुआ, तो वो कहता है कि उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। दरअसल इस बंदे का नाम मिंग था, जो कि मिंग वान बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री थी, उसका मालिक था और इसे अच्छे से नींद नहीं आती थी, इसे इंसोम्निया था। इस वजह से डॉक्टर से हेल्प लेने के लिए आया करता था। अब सेशन ख़त्म होने के बाद में वो लाइब्रेरी जाता है, वहाँ से कुछ बुक लेता है और फिर गाड़ी में बैठकर जाने लग जाता है। तभी फिर उसका असिस्टेंट उसे बॉस कह के बुलाता है और कहता है कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे, जिसपे कि वो उसे मना करता है क्योंकि उसका असिस्टेंट उसका फ्रेंड भी था। मिंग उसे कहता है कि यांग, मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। और फिर वो कहता है कि ऑफिस लेके चलो और वो ऑफिस जाता है रात में भी काम करने को। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम की फेई होता है। फेई वहाँ पर एक ऐप में अपने एक चैनल पे होती है जहाँ की वो अक्सर लाइव आया करती थी और अपने फैन से बातें किया करती थी। वो यहाँ पर अपने बारे में बता रही होती है कि वो भी एक फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट है। फेई बताती है कि वो सुझाव एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ रही है, जो कि एक चाइना का बहुत ही पुराना एम्ब्रॉयडरी था। वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी और वो बताती है कि वो किस तरह से एक आउटफिट भी प्रिपेयर कर रही है अपने एप्लीकेशन के लिए, ECSCP के लिए, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी था। वो वहाँ जाकर पढ़ना भी चाहती थी। वो अपने बारे में यहाँ पर लोगों को बता रही होती है कि तभी फिर उसके दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त शेन उसे कॉल करती है और अपने ड्रेस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मिंग वान इंडस्ट्री कल एक बहुत ही बड़ा फैशन शो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने वाला है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाना चाहती है। वो वहाँ पर जाके उनके डिज़ाइंस को देखना चाहती है क्योंकि वो भी फेई की तरह एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी। वहाँ पर शेन उससे अपने कपड़े के बारे में पूछती है तो फेई उसे सब कुछ बता देती है, पर फिर वो फेई से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ चले। फेई कहती है कि वो जाना नहीं चाहती, पर फिर भी बार बार शेन के ज़िद करने पर वो मान जाती है और वो भी अगले दिन उस फैशन डिज़ाइनिंग शो में जाती है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें देख रही होती है और उसके बारे में बहुत ही अच्छे से नोट्स भी बना रही होती है, वो सब कुछ लिख रही होती है। उसे वो शो पसंद भी आता है। तभी हम लास्ट में शो खत्म होने के बाद में डिज़ाइनर को देखते हैं जिसका नाम की जुलिंग था। जुलिंग वहाँ पर आती है और सारे लोगों को बताती है कि उसने ये सब कुछ चाइनीज़ कल्चर पे आज बनाया है और ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। तभी वहाँ पर मिंग भी आता है और वो बताता है कि कैसे इस इंडस्ट्री को उसके फादर ने 30 साल पहले शुरू किया था और वो यहाँ पर चाहता है कि वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, चाइनीज़ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज़ को आगे लेकर जाए और इसी की वजह से उसने इसी पर ये सारी डिज़ाइनिंग आज की है। इसके बाद में सारे लोग जब वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर शेन और फे बातें कर रही होती है। वो वहाँ पर आज के डिज़ाइंस के बारे में बातें कर रही होती है। जब शेन उसे पूछती है कि उसे डिज़ाइंस कैसे लगे, तो वहाँ पर फे कहती है कि उसे ये सब कुछ उतना भी अच्छा नहीं लगा। जुलिंग डिज़ाइनर अच्छी है पर उसने आज उतना अच्छा काम नहीं किया और वो वहाँ पे डिज़ाइंस के बारे में बताने लग जाती है और चाइनीज़ कल्चर के बारे में भी। ये सारी चीज़ें जुलिंग और मिंग भी वहाँ पर सुन लेते हैं। वहाँ पर जुलिंग उससे पूछती है कि तुम मुझे बताना चाहोगी कि मैंने क्या गलतियाँ की। तो वहाँ पर फे बिना डरे जाकर उसे समझाने लगती है कि क्या क्या चीज़ की कमी थी और उसे किस तरह का फैब्रिक यूज़ करना था। वो उसकी तारीफ़ भी करती है पर इसके साथ साथ उसकी गलतियाँ भी निकाल देती है, जिसे देख कर कि मिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। फिर तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जुलिंग उनसे बातें करने लगती है। वहाँ पर एक रिपोर्टर फे से टकरा जाता है तो उसकी नोटबुक भी वहाँ पर गिर जाती है। मिंग उसे उठा लेता है और फिर उसे चेक करने लगता है और कहता है कि उसने आज वाले शो के डिज़ाइंस भी कॉपी किए हैं। वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ये सारे डिज़ाइंस कॉपी करके बनाया तो तुम फंस सकती हो। जिस पर कि वहाँ पर फे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस इन सारे डिज़ाइंस को एनालाइज कर रही थी। पर मिंग उसे बार बार कह रहा होता है कि उसने चोरी करी है और इससे ये दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। शेन बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो फे को वहाँ से खींच कर लेकर चली जाती है और वो नोटबुक मिंग के पास में ही रह जाता है। अब फे घर आती है और सोच रही होती है कि वो कैसे उस सारी चीज़ों को वापस ले, अपने नोटबुक को वहाँ पर वो मिंग के पास में जाकर वापस ले। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जहाँ के उसके पेरेंट्स और जुलिंग साथ में खाना खा रहे होते हैं, पर मिंग यहाँ पर नहीं होता। तो जुलिंग उसके पेरेंट्स को कहती है कि वो काम में बिजी होगा तो वो लोग टेंशन ना लें। दूसरी तरफ मिंग को देखते हैं जो कि बार बार अभी फे के बारे में ही सोच रहा था कि उसने कितने अच्छे से फैब्रिक्स और कल्चरल थिंग्स के बारे में इतने अच्छे से बताया, डिज़ाइंस वगैरह की उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और वो इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी होता है। फिर हम फे को देखते हैं जो कि अगले दिन मिंग के ऑफिस के बाहर में खड़ी होती है। वो वहाँ पर पहले तो रिसेप्शनिस्ट से बात भी करती है और कहती है कि उसे अंदर जाना है, पर वो उसे अंदर जाने के लिए नहीं देते। फिर वो सारे लोगों को वहाँ पर कहती है कि वो मिंग को जानती है और उसे काम है, इसी वजह से जा रही है, पर फिर भी कोई उसे अलाउड नहीं करता और सिक्योरिटी उसे पकड़कर वहाँ से बाहर भी निकाल देते हैं। अब वो ऐसे ही बहुत दिनों तक इसी तरह से वेट करती है अपने नोटबुक के लिए, पर कोई भी उसे अंदर जाने नहीं दे रहा होता है।
दूसरी तरफ मिंग को ये सारी चीज़ें पता थी। वहाँ पर यांग भी आता है और वो कहता है कि तुम उसे फिर से अंदर आने नहीं दोगे। तो मिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, रहने दो उसे वहीं पर। और वो इस सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। फिर वो यांग से पूछता भी है कि ये हिमालय करके क्या है। तो वो बताता है कि ये ऐप है जहाँ की लोग अक्सर लाइव आते हैं और अपने फ़ैन वगैरह से बातें करते हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनसे। तो अब यहाँ पर मिंग भी उस ऐप को डाउनलोड करता है और वो जाता है वहाँ पर फे की बातें सुनने के लिए, जहाँ की फे इसकी बुराई ही कर रही होती है। वो कह रही होती है कि कैसे एक बहुत ही पावरफुल आदमी ने उसकी नोटबुक को रख लिया और वो अभी उसे वापस भी नहीं करा। वो इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उसका एक न्यू फॉलोवर भी आया है, जो कि असलियत में कोई और नहीं बल्कि मिंग ही होता है। मिंग उसकी सारी बातों को सुनता है और फिर उसे मैसेज आता है कि तुमसे तो मेरा लॉयर ही बात करेगा। वो समझ नहीं पाती कि आखिर लॉयर क्यों बात करेगा। तभी वहाँ पर फे का ब्रदर आता है जिसका नाम की फांग होता है। तो वहाँ पर फे उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वैसे भी पास नहीं होने वाले हो, इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो। पर फैन उसे कहता है कि मैं हो जाऊँगा, तुम बस किसी तरह से मॉम को बना लेना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम केमान का सीन देखते हैं जहाँ की हम एक बे नाम की लड़की से मिलते हैं। वो खुद भी एक मॉडल होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का आ रहा होता है जिसका नाम कि ज़ाओयू होता है। ज़ाओयू एक बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर होता है जो कि अभी अभी फ्रांस से आया हुआ होता है और ये कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के पोस्ट पे होता है। बे उसे काफ़ी लाइक करती थी और ज़ाओयू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था। वहाँ पर बे उसे बात करने के लिए भी जाती है, पर वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसे घेर कर चली जाती हैं। अब ज़ाओयू जाकर लिंडा से मिलता है जो कि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थी, उन सारे मॉडल्स को वो ट्रेन किया करती थी। अब वो लिंडा से बातें करता है और लिंडा उसे कहती है कि इस बार तुम अब यहाँ से मत जाना, अभी कंपनी को संभालो। तभी वहाँ पर बे भी आ जाती है उसके लिए कॉफ़ी लेकर और वहाँ पर वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है, जैसे कि बे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन वहाँ पे वो सारे मॉडल ट्रेनीज़ को देखना था, जहाँ की यहाँ पर अब फ़ान भी आया हुआ होता है और वो सेलेक्ट भी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके पास कुछ टाइम होता है, वो फिर से जल्दी से ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है दूसरी वॉक के लिए। तभी चेंजिंग रूम में वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम की जू होता है। अब यहाँ पर फ़ान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मेंस के लिए है ना। फिर वो लड़की कहती है कि मैं गलती से आ गई और वो वहाँ से बाहर निकल कर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद में हम उस लड़की जू को देखते हैं जो कि ज़ाओयू से जाकर बातें कर रही होती है और हमें पता चलता है कि ज़ाओयू और जू एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि जू कोई और नहीं बल्कि मिंग की बहन होती है, वो उसकी कज़न थी। और मिंग और ज़ाओयू भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे, पर किसी बात की वजह से उनमें झगड़ा हो गया जिससे वो लोग अभी बातें नहीं करते हैं। उसके बाद हम बे को देखते हैं जो कि आकर ज़ाओयू से पूछती है कि वो उसके साथ में एक फ़ैशन शो में चल सकती है क्या। वो वहाँ पर जाके कुछ डिज़ाइनर से मिलना चाहती है। वहाँ पर ज़ाओयू को जल्दी से भागना था क्योंकि लिंडा फिर से उसे कुछ काम बोल देती है, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक ठीक आ जाना और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ फे को देखते हैं जहाँ की वो मिस्टर पान के शॉप में आई हुई होती है। मिस्टर पान भी एक डिज़ाइनर होते हैं और वो उनकी स्टूडेंट होती है। वहाँ पर मिस्टर पान उसे कुछ चीज़ें देते हैं और कहते हैं कि इस ड्रेस को डिज़ाइन कर दो। वहाँ पर शेन भी आती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम फे को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पुरानी सी एम्ब्रॉयडरी शॉप पर जाती है और उस डिज़ाइन को देख रही होती है। फे वहाँ पर उन सारे डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है। मिंग वहाँ पर उसके पीछे खड़ा होता है जो कि शीशे में साफ दिख रहा होता है। फिर भी फे वहाँ पर डिज़ाइंस को देखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त होती है कि वो तो उसे देख ही नहीं पाती। फिर वहाँ पर मिंग उसे टच करता है तो वो पीछे मुड़ती है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और फिर वो उससे अपनी नोटबुक मांगती है, जिस पर कि मिंग उससे कहता है कि तुमने एड्रेस सही नहीं लिखा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने उसे ऑफिस में आना अलाउड कर दिया था। और वो वहाँ पर उससे एड्रेस पूछता है ताकि वो वहाँ पर उसे कुरियर कर सके, पर फिर वो फ़ोन नंबर लिखना तो भूल ही जाती है और इसी बहाने वहाँ पर मिंग उससे उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और बेचारी फे को तो पता भी नहीं चलता, वो तो नोटबुक के बारे में ही सोच रही होती है। फिर मिंग अब जब गाड़ी में होता है तो यांग उसे बताता है कि उसकी बहन जू आ चुकी है। वो अभी फॉरेन कंट्री में रह रही थी और अभी फिलहाल में आई है, पर वो घर ना जाकर ज़ाओयू से मिलने के लिए चली गई है। जिस पर मिंग कहता है कि अभी केमेन इंडस्ट्री की तरफ चलो और फिर वो उस कंपनी में जाता है और वहाँ पर जू को देखता है जो कि जू वहाँ पर ज़ाओयू से बात कर रही होती है। ज़ाओयू बिल्कुल उसे अपनी छोटी बहन की तरह में ट्रीट करता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। पर मिंग आकर उसे कहता है कि घर चलो। जू वहाँ पर कहती है कि आज वो ज़ाओयू के साथ में खाने पर जा रही है, फिर भी वो उसे मना करता है और कहता है कि घर चलो। जब वो लोग साथ में घर जाते हैं तो वो वहाँ पर उसे अपनी मॉम के पास में छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम उसे काफ़ी बातें करती है। उसके बाद ये सारे लोग साथ में खाना भी खाते हैं, जहाँ की जू उनसे कहती है कि वो अब मॉडलिंग करना चाहती है, जिस पर कि उसका भाई यानी कि मिंग कहता है कि इसने तो कॉलेज भी छोड़ दिया, जिससे कि उसके पेरेंट्स सोच में पड़ जाते हैं। वो जू से कहते हैं कि पहले वो अपना काम कर ले, पढ़ाई पूरा कर ले, फिर मॉडलिंग करे, पर जू वहाँ पर काफ़ी जिद करने लगती है और मिंग और जू वहाँ पर झगड़ा भी करने लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में जू वहाँ पर गुस्से से उठ के चली जाती है। अब सारे लोग जब सोने के लिए जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर मिंग और उसके फादर आके बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की मिंग के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें जू को जो करना चाहती है वो करने के लिए फ्रीडम दे देना चाहिए। वो बच्ची नहीं और तुम तो जानते हो ना कि वो एक बार जिद पकड़ ले तो वो अपनी जिद को मनवा कर ही रहती है
और अगर तुमने उसे ज़्यादा फोर्स किया तो वो घर छोड़ के भी चली जाएगी। और दोनों लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। मिंग कहता है कि मैं समझता हूँ और मैं तो ये सारी चीज़ें उसकी भलाई के लिए करना चाहता हूँ। आप जानते हो कि मॉडलिंग इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर फिर भी मैं उसे एक मौका ज़रूर दूंगा। दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं जो कि मिस्टर पान के शॉप पे होती है। तभी वहाँ पर उसने उस ड्रेस को जिसको कुछ दिनों पहले मिस्टर पान ने उसे डिज़ाइन करने के लिए दिया था वो कंप्लीट कर उसे देती है। मिस्टर पान उसे कहते हैं कि मैं कस्टमर से बात कर लूँगा, इससे तुम घर जाओ। पर वहाँ पर वो कहती है कि नहीं, डिज़ाइनर मैं हूँ तो कस्टमर से भी मुझे ही मिलना चाहिए, और वो वहाँ पर रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि कस्टमर कोई और नहीं बल्कि बेई ही होती है। और दरअसल यहाँ पर बेई और फे दोनों ही एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे और इन दोनों का भी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनता था। वो लोग हमेशा झगड़ा ही करते रहते थे। अब यहाँ पर बे को जब पता चलता है कि डिज़ाइनर फे है तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वो उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा कमियां निकालने लग जाती है। दूसरी तरफ अभी फे को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है तो वो बे को भी बोलने लग जाती है कि वो तो मॉडल है पर उसे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं है कपड़ों की। और ये दोनों यहाँ पर काफ़ी झगड़ा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम फिर से अब मिंग को देखते हैं जो कि अभी किसी और की नहीं बल्कि फे की ही नोटबुक को फिर से चेक कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक स्केच मिलता है जो कि देखने में शायद उसकी तरह लग रहा था। वो अपने फ़ोन पे भी चेक करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि शायद फे ने उसकी तस्वीर बनाई है। फिर अगले सीन में हम फे को देखते हैं जो कि अभी कपड़े डिज़ाइन के बारे में सोच रही होती है कि वो किस तरह का नया डिज़ाइन बनाए। तभी वहाँ पर उसका भाई फान भी आ जाता है जो कि उसे बताता है कि वो सेलेक्ट हो चुका है मॉडलिंग इंडस्ट्री में और वो केमेन की तरफ से अब एक मॉडल है। जिसे सुनकर फे खुश तो होती है पर उसे दिखाती है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पर फिर उसका भाई बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा मॉडल बन चुका हूँ। तो फे को हंसी आ जाती है। फिर वो कहती है कि ठीक है तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बीफ ऑर्डर करती हूँ। और फिर जब बीफ आता है तो वो जल्दी से लेने के लिए जाती है पर देखती है कि वहीं पर नीचे में मिंग भी आया हुआ था। मिंग को लगता है कि शायद फे ने उसे देख लिया इसलिए वो आई है, इसलिए वो खुश होकर निकलता है। पर फे वहाँ पर दौड़कर खाना लेने के लिए चली जाती है और मिंग को वहीं रुकने के लिए कहती है। जब वो खाना लेकर आती है तो मिंग कहता है कि तुम यहाँ पर खाना लेने के लिए आई थी, जिस पर फे कहती है कि हाँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फे को वहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है पर फिर वो उसे कहता है कि नोटबुक देने के लिए आया था और वो उसे वो नोटबुक दे देता है। पर फिर उसके हाथों से छीन कर उसे वो स्केच दिखाता है और कहता है कि ये कौन है, तुमने मुझे ड्रॉ किया है। जिस पर कि फे कंफ्यूज हो जाती है। वो किसी एक्टर का नाम लेती है और कहती है कि मैंने तो इसे ड्रॉ किया था। जैसे कि अब बेचारा मिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम जायू को देखते हैं जो कि मिस्टर पैन के साथ में बैठा था क्योंकि वो और जायू काफ़ी पुराने दोस्त थे। वो मिस्टर पैन से कह रहा होता है कि इस बार उनके किसी भी स्टूडेंट में वो दम नहीं है। और फिर वो मिस्टर पैन से कहता है कि शायद आपके किसी स्टूडेंट में दम होता तो फिर से मैं उसे हायर करता। और फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर वो एक ड्राइंग देखता है, एक डिज़ाइन जो कि किसी और ने नहीं बल्कि फे ने बनाया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो पूछता है कि ये किसने बनाया। तो मिस्टर पान उसे बताते हैं कि उनकी एक स्टूडेंट ने फे ने, जिस पर कि वो कहता है कि ये स्टूडेंट में कुछ ना कुछ दम तो ज़रूर है। अब हम नेक्स्ट सीन में मिंग जुआन कंपनी को देखते हैं जहाँ की मिंग और उसके फादर साथ में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर वो सारे लोग सॉन्गटॉन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि उनकी कंपनी का एक सब्सिडरी लेबल था और वो वहाँ पर कह रहे होते हैं कि उन्हें सॉन्गटॉन को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसके प्रॉफिट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पर वहाँ पर मिंग के फादर कह रहे होते हैं कि वो इसे बंद नहीं करना चाहते क्योंकि यही वो शुरुआत का पॉइंट था जहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और इससे उनकी बहुत ज़्यादा यादें भी हैं। अभी ये अच्छा नहीं चल रहा पर वो इस पर काम करेंगे और इसे सही करेंगे। पर सारे लोग वहाँ पर उनसे डिसएग्री होते हैं। पर वहाँ पर मिंग उनसे कहता है कि वो उसके पास में कुछ प्लान्स हैं। वो बताता है कि सबसे पहले तो वो सॉन्गटन का पूरा नाम ही बदल देगा। वो उसे एक फैशन लग्जरी ब्रांड के तरह में शो करेगा और दूसरा कि वो एक बहुत ही अच्छे से सुझाव एम्ब्रॉयडरी करने वाले किसी शॉप को एक्वायर करेगा ताकि उसके क्वालिटी भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। और तीसरा कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना खुद का वैरायटी शो भी लॉन्च करेगा और टैलेंटेड यूथ को काम करने का मौका भी देगा और इसी बहाने उनकी कंपनी का और सॉन्गटन का प्रमोशन भी होगा। सारे लोग इससे एग्री कर जाते हैं पर सबके मन में अभी थोड़ी मोड़ी तो कन्फ्यूजन थी कि शायद ये प्लान काम ना करे तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। मीटिंग खत्म होने के बाद में मिंग अपने फादर के साथ में बैठा था जहाँ कि उसके फादर भी उसे यही कह रहे होते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, पर फिर भी वो मिंग का सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फे अभी मिस्टर पान के शॉप में होती है जहाँ की बे उसे कपड़े के बारे में फिर से ऊट पटांग बातें कह रही होती है। वो कह रही होती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और उसे फिर से डिज़ाइन करना चाहिए और वो उसे परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर जायू आता है। जायू अब अपने आप को वहाँ पर फे से इंट्रोड्यूस करता है तो फे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा डिज़ाइनर था और वो पहली बार उससे मिल रही थी। यहाँ पर बे को थोड़ा जेलस भी फील होता है पर वो कुछ नहीं कहती। वहाँ पर जायू अब फे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था इसलिए वो उसे कॉफ़ी के लिए भी पूछता है।
तो वहाँ पर वो भी हाँ कर देती है। वो लोग कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद जाते समय भी, और वो ज़ायू उससे ये भी कहता है कि उसे कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वहाँ पर बे आती है जो छिप कर इनकी बातें सुन रही होती है। अब बे वहाँ पर फिर से झगड़ा करने लग जाती है और कहती है कि तुम फिर से मेरे बॉयफ्रेंड को छीन रही हो। और हमें पता चलता है कि कॉलेज में भी इनका झगड़ा इसी वजह से हुआ था। शायद बे किसी लड़के को पसंद करती थी और वहाँ पर फे उनके बीच में आ गई थी। फे दरअसल वहाँ पर बे की कुछ गलत चीज़ें प्रिंसिपल को बता देती है जिसकी वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है, और उस लड़के के सामने में उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी फील होता है। और इनकी कॉलेज लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जैसा अभी हो रहा है, जिससे इन दोनों में फिर से झगड़ा होता है। बे वहाँ पर से चिल्ला रही होती है पर फे वहाँ पर उसकी बात आधी सुनने कर ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम मिंग और जूलिंग को भी देखते हैं जो कि अभी बातें कर रहे होते हैं। वो एक ली का एम्ब्रॉयडरी शॉप होता है जिससे कि एक्वायर करना चाहते हैं क्योंकि वो बेस्ट था मार्केट में, पर वो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है वहाँ की ओनर इस कंपनी को अपने शॉप को सेल करने के लिए। इसलिए अब मिंग सोचता है कि वो किसी तरह से उन्हें मना ही लेगा। रात में अब हम फे को देखते हैं जो कि फिर से उसी ऐप पर बातें कर रही होती है उसके न्यू फैन से। दरअसल उसके बस 3 ही फैन ही थे वहाँ पर। अब वो वहाँ पर अभी मिंग से बातें कर रही होती है और उसे पता ही नहीं था कि ये मिंग है। मिंग उसे कहता है कि तुम कल फ्री हो, जिस पर वो कहती है कि वो कल फ्री नहीं क्योंकि वो कल सुझाव जा रही है वहाँ के एक बहुत ही बड़े एम्ब्रॉयडरी शॉप में, उसे कुछ काम है। और अब मिंग समझ जाता है कि वो पक्का सुझाव एम्ब्रॉयडरी शॉप में ही जा रही होगी, और इसलिए वो सुझाव स्टेशन पे सुबह सुबह जाकर खड़ा हो जाता है और यंग से कहता है कि जैसे ही वहाँ पर उसे फे दिखेगी तो वो जाकर उसे रास्ता पूछे। अब वहाँ पर यंग भी समझ गया था कि ये भी शायद उसे लाइक कर रहा है, इसलिए वो भी वहाँ पर जाता है और किसी तरह से फे को मना कर आ जाता है रास्ता बताने के लिए। अब गाड़ी में जब मिंग और फे साथ में बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पर यांग को कॉल आता है जूलिंग का। जूलिंग वहाँ पर मिंग के बारे में पूछ रही होती है कि वो आज काम पर क्यों नहीं आया और बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ की अब यांग उसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है और कहता है कि किसी तरह से आज का उसके शेड्यूल को क्लियर करते। और वहाँ पर यांग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इस मोमेंट को। अब वो लोग उस शॉप पर पहुँच जाते हैं जहाँ की फे तो अपने काम के लिए चली जाती है और मिंग जाता है वहाँ की ओनर से बात करने के लिए, पर वो बिल्कुल ही इस काम के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने शॉप को कभी भी इतने बड़े कंपनी को नहीं बेचेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वहाँ पर मिंग को इंसल्ट भी करती है और कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे इसके बारे में आगे कुछ बात करनी ही नहीं है। जब मिंग वहाँ से जाने लग जाता है तभी वो देखता है कि फे वहाँ पर काम कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ पर फे को देखने लग जाता है। तभी फे की नज़र उस पर पड़ती है। फे उसे आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो मिंग उसे कहता है कि तुम तो जानती हो ना इस वर्कशॉप के बारे में सब कुछ, तो मुझे यहाँ पर घुमाओ और दिखाओ कि कैसी कैसी डिज़ाइंस हैं। अब पहले तो फे उसे मना करती है पर फिर मिंग उसे कहता है कि वो बस देखना चाहता है, तो वहाँ पर वो भी मान जाती है और वो उसे सारी जगह दिखाने लग जाती है। सारी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, डिज़ाइनिंग्स किस तरह से की हुई थी, सारी चीज़ों के बारे में बताने लग जाती है, हिस्ट्री वगैरह, जिससे कि मिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है। और वहाँ पर वो एक जगह तो टकरा कर गिर ही जाता है और उसे चोट भी लगती है, जहाँ की फे उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसती है और मिंग भी वहाँ पर ब्लश कर रहा होता है। अब जाते समय वहाँ पर फे उसे कहती है कि वो बेवकूफ़ है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोग इमोशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो पैसों से खरीदना चाह रहा है जिससे कि वो कभी कर ही नहीं पाएगा। मिंग उसे कहता है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझती हो। इस पर फे भी हंसने लग जाती है कि हाँ, तुम सच्ची में बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह से काम करना है। दूसरी तरफ हम केमेन कंपनी को देखते हैं जहाँ की सारे मॉडल्स अब वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर जू और फान भी दोनों भी तैयार थे। तभी वहाँ पर लिंडा को देखते जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो सारे लोगों को बता रही होती है कि किस तरह से उन्हें काम करना, और अगर वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते तो दरवाज़ा खुला है, वो अभी यहाँ से जा सकते हैं। सारे लोग वहाँ पर रेडी होते हैं। वो कहती है कि 10 मिनट के बाद में वो सारे लोगों को फिर से बुलाएगी और चेक करेगी कि किसने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और आज पहला दिन था इसलिए सारे ट्रेनी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सारे मॉडल ट्रेनी वहाँ पर सोच रहे होते कि वो किस तरह से थे। पर वहाँ पर जू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। वहाँ पर बाकी की उसकी मॉडल फ्रेंड्स उसे पूछती भी हैं तो वो कहती है कि वो पहले भी वॉक कर चुकी है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो तभी वहाँ पर फान को भी देखती है और उसे भी जाकर बातें करने लग जाती है। वहाँ पर जू फान से जाकर कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो। तो फान कहता है कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, जिस पर कि जू उसके सॉक्स की तरफ में इशारा करती है और वो उसे कहती है कि तुमने अलग अलग सॉक्स पहना हुआ है, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए हो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर अभी टाइम आता है जहाँ के सारे लोग रैम वॉक कर दिखा रहे होते हैं, जहाँ के सारे लोग तो अच्छा कर रहे होते हैं, पर जब वहाँ पर खुद जू की बारी आती है तो वो खुद नहीं जा रही होती है और पहले दूसरे लोगों को, अपने पीछे वाले को बोल रही होती है कि तुम पहले जाओ, अब तुम पहले जाओ। और फिर जब लास्ट में उसका नंबर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो तो बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पा रही होती है। पहले जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अभी तो वो उतना ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही होती है। जिसे देखकर फान उसकी हेल्प के लिए चला आता है। वो ऊपर स्टेज पर आकर उसका हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में वॉक करते हैं, जिसके बाद की जू काफ़ी अच्छा करती है। अब थोड़ी देर के बाद में लिंडा जब बाहर जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर ज़ायू मिलता है। वो ज़ायू से पूछती है
जायू उसे बता रहा होता है आज के दिन के बारे में और तभी वो आज सारे मॉडल्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर कि लिंडा उसे बताती है। तो वहाँ पर जायू आज वहाँ पर जू के बारे में पूछता है। लिंडा उसे पूछती है कि जू के बारे में वो इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहा है। तब वहाँ पर जायू उसे बताता है कि जू ने नहीं बताया क्या। फिर वो कहता है कि शायद वो अपने कनेक्शंस को यूज़ नहीं करना चाहती। वो बताता है कि वो जू को अपनी बहन की तरह मानता है और मिंग भी उसका ही भाई है, जिसे सुनकर लिंडा काफ़ी शॉक होती है। पर जायू उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम कुछ फेवर मत करना, बट स्टिल उसका थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद जब वो उसे देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो तो फ़ान के साथ में बैठी हुई है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। फ़ान उसे कंसोल कर रहा था कि वो अच्छा करेगी। इसे देखकर जायू को थोड़ी देर के लिए हंसी भी आती है और वो कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ अब हम फिर से देखते हैं वर्कशॉप में, ली वर्कशॉप, जहाँ की अभी मिंग पहुँचता है तो देखता है कि फे वहीं पर है। फे उसे कहती है कि आज टीचर यहाँ पर नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिंग उसे कहता है कि मुझे कुछ दिखाना है। फिर वो उसे अपने सॉन्गटान वाले शॉप में लेकर जाता है और उसे वो सारी डिज़ाइंस दिखाता है और कहता है कि इसमें क्या गलत है, मुझे तुम अपनी सारी गलतियाँ बताओ कि इसमें क्या गलत है कि हमारा ये शॉप इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। वो उसे वो पूरा सुझाव शहर ही दिखाने लग जाती है और फिर एक छोटे से शॉप में जाती है। वहाँ पर एक लेडी अभी अभी एम्ब्रॉयडरी बना रही होती है। वहाँ पर फिर उनसे कहती है कि आप 1 मिनट मुझे ये देखने दोगे, जिस पर वो लेडी उसे दे देती है। अब वो मिंग को दिखाती है और कहती है कि इसे टच करो और बताओ कि कैसा लग रहा है। तब भी जब वो टच करने लगता है तो गलती से वहाँ पर वो फे के हाथ को भी टच कर लेता है और फिर जल्दी से अपने हाथ को हटाती है। पर वहाँ पर मिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है। उसके बाद वो बताता है कि ये वॉर्म है, ये काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने अपने दिल से इसे बनाया है। तभी वहाँ पर फे कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, तुम समझ गए, इसे एक एक थ्रेड को इतने अच्छे से संभाला गया, वो मशीन कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। तुम्हें कपड़ों में वो जान लानी होगी और तुम जो वर्कशॉप में इतना ज़्यादा काम करते हो मशीन से, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती है, इसलिए तुम्हें लोगों को काम में ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये कल्चरल चीज़ है। कल्चर में जितनी पावर है उतनी मशीन्स में नहीं आ सकती। उसके बाद वो उसी शॉप पर देखता है एक फॉक्स जैसा टॉय रखा हुआ था। वो कहता है कि ये बिल्कुल अभी वहाँ पर फे के जैसा है। तो फे वहाँ पर एक प्रिंस वाले डॉल को उठा लेती है और कहती है कि ये मेरी तरह है। वहाँ पर मिंग उसका मजाक उड़ाता और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हें कोई प्रिंस मिलेगा, भूल जाओ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो कहती है कि तुम मुझे खरीद कर नहीं दोगे। तो वहाँ पर मिंग भी हंसने लगता है और फिर वो प्रिंस वाला उसे दे देता है और खुद फॉक्स वाला रख लेता है, जो कि फे के जैसा दिख रहा होता है। अब गाड़ी में आकर वो यांग से पूछ रहा होता है कि अगर कोई लड़की उसे टच करे पहली पहली बार किसी लड़के को, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर यांग को तो समझ आ ही रहा था, पर फिर भी वो उसे परेशान कर रहा होता है। वो कह रहा था कि शायद वो तुम्हें पसंद करती है, जिसे सुनकर मिंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम मिंग को देखते हैं, जो कि फिर से मिस ली वाले कॉन्ट्रैक्ट को चेक करता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है। अब अगले सीन में हम शेन को देखते हैं, जो कि फे को बता रही होती है कि आज एक बहुत ही बड़ा फैशन शो होने वाला है और वहाँ पे उसका फेवरेट डिज़ाइनर भी आने वाला है, इसलिए उसे ज़रूर जाना चाहिए। अब वो इसी शो के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ की बाई अब जायू के साथ में जाने वाली होती है। अब वहाँ पर जब फे जाती है तो उसे अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके पास में इनविटेशन कार्ड नहीं था। अब वो वहाँ पर सोच रही होती है कि अंदर कैसे जाए। तभी वहाँ पर जायू आ जाता है और वो उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है। वो कहता है कि तुम अंदर जाकर अपने फेवरेट डिज़ाइनर से मिल सकती हो। बाई ये सारी चीज़ें देखती है, क्योंकि वो वहाँ पर जायू का ही वेट कर रही थी। बाई वहाँ पर दौड़ कर जाने लग जाती है, पर जायू तो उसकी बात ही नहीं सुनता, वो आगे चला जाता है। बाई वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम लेकर अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिससे कि सिक्योरिटी उसे बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम की हेटन था। वो खुद भी एक ग्रुप का सीईओ था। वो वहाँ पर उन सारे लोगों को डांटता है और कहता है कि इसे अंदर जाने देना चाहिए, पर वो लोग कहते हैं कि इनके पास में इनविटेशन कार्ड नहीं है। अब वहाँ पर हेटन भी जाता है उस शो को एंजॉय करने के लिए। बाद में जब वो आता है तो वो वहाँ पर देखता है कि बेब फिर से वहाँ पर जमीन पर गिरी रो रही होती है, क्योंकि अब जब जायू वहाँ पर आता है तो बाई उसे पूछने के लिए चली जाती है कि वो आज उसे क्यों लेकर नहीं गया और वो वहाँ पर फे को लेकर क्यों गया। वो उससे बहस करने लग जाती है, जैसे कि जायू उसे कहता है कि तुम मुझे इंटरोगेट नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। हाँ, तुम मेरी कंपनी में काम करती हो, पर हम लोग उतने क्लोज नहीं हैं। और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है, जैसे कि बाई ज़मीन पर ही गिर जाती है और उसका हील भी टूट जाता है। वो वहीं पर रोने लग जाती है। अब हेटन उसे आता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। अब हम उसके घर का सीन देखते हैं, जहाँ की वो काफ़ी रो रही होती है। वहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी होता है। वो उसे गिफ्ट करता है एक बैग। वो एक लग्जरी बैग था, पर वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके फ्रेंड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उसे लगता है कि वो बैग भी पक्का फेक ही होगा, इसलिए वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे भी बताने लग जाती है कि फे ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी
और वो बहुत रोती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं मिंग को, जो कि फिर से मिस ली के यहाँ पर गया हुआ था। वो फिर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और सारे चेंजेस के बारे में दिखाता है। मिस ली इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो कहती हैं कि वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगी। फिर वहाँ से मिंग जब जाने लगता है तो वो फे को देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कपड़ों का भारी सा एक गट्ठर लेकर जा रही होती है, तो वो उसका हेल्प भी करता है उन सारे गुड्स को अंदर रखने में। अब बाद में जब वो वहाँ से चला जाता है तो मिस ली आकर फे से बातें करती है और वो कहती है कि वो तो शहर में रहती है ना, उसी कंपनी के पास में, इसलिए वो इसके बारे में ज़रूर सोचे। वो बताती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बारे में सोच रही है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फे को ही दे देती है। अब हम देखते हैं कि मिंग कंपनी में जूलिंग और यांग के साथ में बैठा बातें कर रहा होता है आज की मीटिंग के बारे में। तभी वहाँ पर उसे फे का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि मिस ली ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए कहा है, तो वो फ्री है तो वो प्लीज़ अभी आ जाए। जिसे देखकर वहाँ पर जल्दी से मिंग उठ जाता है और सीधे यांग से कहता है कि आज की सारी मेरे शेड्यूल्स को क्लियर कर दो, मुझे काम है, और वो वहाँ से निकल जाता है। जुलिंग भी इसे देखकर शॉक रह जाती है। वो पूछती है कि ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम था। इस पर यांग कहता है कि उसे नहीं पता, पर उसे तो दरअसल में सारी चीज़ें ही पता होती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।